ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपनी 5 PYQ ऑफ द डे वाली सीरीज़। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2017 की पेपर 1 पे है। सो क्वेश्चन है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपीयरेंस ऑफ डिफरेंसेस हैं एंड डिफरेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। जब ओपिनियन में या इंटरेस्ट में लोगों के क्या आता है, डिफरेंसेस आता है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऐसा मैरी पार्कर फॉलेट बोल के गई है, अब कमेंट करो। सो सबसे पहले व्हाट कॉन्फ्लिक्ट कैसे डिफाइन करा है मैरी पार्कर फॉलेट ने। सो कॉन्फ्लिक्ट एज डिफाइंड बाय मैरी पार्कर फॉलेट इज नॉट इनहेरिटली नेगेटिव बट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, गोल्स एंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि जो मैरी पार्कर फॉलेट है वो क्या बोलती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इनएविटेबल है ना, अनअवॉइडेबल है, बट इट इज़ पॉजिटिव। वो रिफ्लेक्ट उसको नेगेटिव नहीं मानते हैं, उसको पॉजिटिव मानती हैं, दैट कैन लेड टू ग्रोथ बट रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस। ठीक है ना। बॉडी में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं फॉलेट का व्यू क्या है कॉन्फ्लिक्ट पे। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन पे आप क्या लिखोगे, कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिफरेंस अवेयरनेस, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, मैरी पार्कर फॉलेट यहाँ पे मेन कीवर्ड है जिसपे हमें उसका थोड़ा सा व्यू लिखना है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है एंड अराइज करता है फ्रॉम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वो, एक तरीके का नेचुरल है। और वो क्यों अराइज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्स पर्सपेक्टिव, सबके सोचने का नज़रिया अलग है एंड सबका काम भी अलग है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक मैनेजर है, ठीक है, वो मैनेजर है, वो अपने जो भी उसके नीचे है उसको काम करने के लिए बोल रहा है, किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट को बोल रहा है कि ये करना है, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट की अलग समझ है उस चीज़ में, वो अपना दिमाग लगा रहा है, उससे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। शी एम्फसाइज, वो कहती है कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू इंटीग्रेशन नॉट सुप्रेशन और डिप्रेशन। फिर उन्होंने क्या बोला था कि देखो, डोमिनेशन या सुप्रेशन का काम मत करो, वो मत यूज़ करो, इंटीग्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। वो व्यू करती है कॉन्फ्लिक्ट को एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड प्रोग्रेस। वो कॉन्फ्लिक्ट को क्या देखती है कि वो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जिससे हम और ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। जब हम कुछ चीज़ों के बारे में बहस करेंगे, जिद करेंगे, जिद से हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन से क्या आएगी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड प्रोग्रेस। वो इंकरेज करती है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग एंड ग्रुप इंटरेक्शन टू हार्नेस द कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्टिविटी। वो कहती है कि क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। कैसा डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए एंड ग्रुप इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी हम अच्छे से उस कॉन्फ्लिक्ट का क्या उठा पाएंगे, फ़ायदा उठा पाएंगे। शी बिलीव, वो किस चीज़ में बिलीव करती है, पावर विद एंड नॉट पावर ओवर, जिससे कि हम रिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट्स को। ठीक है, ऐसा उनका खुद का व्यू है कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट हमने देखे। उन्होंने एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डिफर करते हैं व्यूज बिटवीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ब्यूरोक्रेट्स ऑफन लेड टू फ्रिक्शन। जैसे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे देखें तो एक तो हमारे यहाँ पे पंचायती राज है, ठीक है, वहीं पे मतलब लोकल गवर्नमेंट, और वहीं पे एक ब्यूरोक्रेट भी है। अब दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हाउएवर कंस्ट्रक्टिव डेलिब्रेशन, लेकिन अगर वो साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे, ऑफन लेट्स टू बेटर आउटकम आ पाएगा प्लानिंग लोकल डेवलपमेंट में। सो दिस इज सच अ ग्रेट एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में कैसा देखने को मिलता है, इंडिया में देख लेगा, इंडिया के अकॉर्डिंग तो सेंटर एंड स्टेट का आपको मिलेगा, है ना। फिजिकल डिसअरेंजमेंट, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पे इन्होंने काफ़ी बोला था, इन्होंने कम ही दिया। सो वी कैन अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं कि 3 तरीके हैं, इंटीग्रेशन करो, क्यों नहीं हो पाता है इंटीग्रेशन, क्या कैसे करना है इंटीग्रेशन, ये सब कुछ ना। कॉन्फ्लिक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखो तो सेंटर स्टेट को लेके होता है। फिजिकल डिसएग्रीमेंट मतलब पैसा कैसे बांटना है ना, जैसे कि जो कि रिजॉल्व किया कैसे किया जाता, कैसे किया जा सकता है। फाइनेंस कमीशन इसलिए होता है ना कि वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है प्रॉपर्ली एंड देन हर एक स्टेट की बात को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग रेशो बताता है ना। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऐसे नीति आयोग है, उसका मेन अप्रोच भी यही है ना कि इंटीग्रेशन हो ओवर द कन्फर्टेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर कन्फ्रंटेशन हो। ठीक है, सिविल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस ऑफन लेट्स टू इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। वो क्या कह रहा है कि जो सिविल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल का मतलब पॉलिटिक्स मतलब जो पॉलिटिशियन है और जो ब्यूरोक्रेट है, उनका भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इन ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस ऑफन लेट्स टू इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, और उसी से कहीं ना कहीं एक बेटर मैकेनिज्म आते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे देखो कि सोशल ऑडिट टेंडर मनरेगा, तो उसका एग्जाम्पल है, पॉलिटिशियन गलत था, ब्यूरोक्रेट गलत था, तो बीच का रास्ता क्या लगाया जाए, वो अपनी कह रहा है, तो बीच का रास्ता क्या है, दैट इज़ अ सोशल ऑडिट, लोग खुद ऑडिट कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट उसने काफ़ी इवॉल्व करा है फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन्स के एक राइट टू ट्रांसपेरेंसी एंड ब्यूरोक्रेटिक सीक्रेसी। बहुत अच्छी तरीके से लिख रखा है। ऑल द 4 पॉइंट, स्टेट या सेंटर का ले लो, फाइनेंस रिगार्डिंग नीति आयोग का ले लो, पूरे स्टेट्स के बीच में सिविल पॉलिटिकल चलता रहता है।
हमारी आरटीआई के अकॉर्डिंग आरटीआई इवॉल्व हुआ है इसी कॉन्फ्लिक्ट से, सिटीजन को ट्रांसपेरेंसी एंड ब्यूरोक्रेटिक सीक्रेसी। ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल और देखिए, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जैसे जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो डिफरेंसेस थे स्टेट एंड सेंटर में वो एड्रेस किए गए थ्रू जीएसटी काउंसिल, है ना। जीएसटी काउंसिल भी तो इसलिए लेके आए थे कि भाई देखो, उनको ये था कि स्टेट को हो जाएगा कि हमारे जो टैक्स का अमाउंट है वो कम आएगा, है ना, एंड सेंटर के लिए बढ़ गया, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारे क्या है, और कह सकते हैं वहाँ पे हमें फॉलेट्स का इंटीग्रेशन अप्रोच देखने को मिलता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? देखो, कॉन्फ्लिक्ट इफ चैनलाइज, वही है, एक पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग लिखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम चैनलाइज कर दे डायलॉग एंड इंटीग्रेशन, बैठे डिस्कशन करें, शांति से एक दूसरे की बात सुने, बिकम्स अ टूल फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। तो एक तरीके से वो क्या है, टूल का काम करेगा कि हम और अच्छी एंड और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस बना सकते हैं इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर्स डू द राइट थिंग्स, मैनेजर्स डू देम राइटली। ऐसा वेरेन बेनिस कह रहे हैं कि जो लीडर्स हैं वो चीज़ों को सही करते हैं, है ना, डू द राइट थिंग्स, ठीक है, सही चीज़ें करते हैं, और मैनेजर सिर्फ चीज़ों को सही करता है। ठीक है, अब ये एक डिस्टिंक्शन उन्होंने बता दिया। अब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि वो वैलिड है कि नहीं है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, वॉरेन बेनिस ने डिस्टिंग्विश करा है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को, है ना, कि लीडरशिप अलग चीज़ है और मैनेजमेंट अलग चीज़ है। स्ट्रेस करा है जो लीडर्स है उसका मेन फोकस होता है विजन पे, लेकिन मैनेजर्स का मेन काम होता है एफिशिएंट एग्जीक्यूशन पे। उनका मेन काम है कि एग्जीक्यूशन हो, चीज़ें मैनेज हो, और लीडरशिप का क्या है कि विजन पे फोकस है, वो लीड करता है। तो ये बेसिकली उनका डिफरेंस करने का तरीका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में। ना बॉडी, सबसे पहले वैलिडिटी, अगर हम माने कि हाँ ये चीज़ सही है तो कैसे सही है। देखो, लीडर्स जो हैं वो डायरेक्शन दे सकते हैं, वो चैलेंज करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, स्टेटस क्यों हुआ, फोकस करते हैं व्हाट एंड वाई, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। वहीं पे मैनेजर्स फोकस करते हैं कि कैसे होना चाहिए, उन्हें प्रोसेस, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पे ज़्यादा उनका ध्यान होता है। लीडरशिप का मतलब है चेंज एंड मैनेजमेंट का मतलब है कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूटी। मैनेजमेंट का मतलब है चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन लीडरशिप का मतलब लीडर्स हु ब्रिंग्स अ चेंज, है ना, हु मेक द पीपल गो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन टू अचीव द विजन। ठीक है, लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट करते हैं, वहीं पे मैनेजर्स जनरली प्लान एंड मॉनिटर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। बेनिस व्यू हेल्स एक तरीके से क्लैरिफाई करने में हमें बताता है रोल इन पब्लिक सर्विस रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। अब इंडिया में जो डिजिटल इंडिया एक इनिशिएटिव है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो विजन प्रोवाइड कर रहे हैं, लिजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर द लीडर्स, वाइल जो मैनेजर्स हैं, फिर कहें तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, टेक्निकल रोल आउट एंड एफिशिएंसी को देख रहे हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं कि वो चीज़ें हो भी रही हैं कि नहीं। सो बोथ आर थिंग्स इंपॉर्टेंट, है ना। तो डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंस देख लिया पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट के बेसिस पे है, किस तरीके से है। अब देख लेते हैं ओवरलैप एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी कैसे है ना, किस तरीके से दोनों जो रोल्स हैं वो ओवरलैप भी करते हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिस रोल्स आर इंटरवाइन, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो ये रूल जो हैं वो इंटरवाइन करते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। सिविल सर्वेंट्स ऑफन लीड ड्यूरिंग क्राइसिस और रिफॉर्म, अगर कोई रिफॉर्म लाना है, कोई क्राइसिस हो गया है ना, मोब है, मोब को कंट्रोल एसपी कर रहा है ना, तो ही इज़ लीडिंग, उस टाइम पे वो लीडर का भी काम कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा, उस टाइम पे वो ही इज़ लीडिंग, या फिर लीडिंग अ मिशन, पार्टिकुलरली आईपीएस है, फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे डू लीड अ मिशन। एग्जाम्पल देखो, ई श्रीधरन इन मेट्रो रेल, ये एक ब्यूरोक्रेट थे। ठीक है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर बोथ नेसेसरी फॉर पब्लिक वैल्यू क्रिएशन। वो कहता है कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं एक की ज़रूरत है, आपको लीड भी करना पड़ेगा, साथ साथ आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इन मिशन मोड स्कीम, जैसे कि कुछ मिशन वाली स्कीम्स होती है, जैसे कि स्वच्छ भारत है, वो एक मिशन तो था लेकिन स्कीम भी थी, उससे विजन तो चेंज करना है, लीड तो करना ही है लोगों को, लेकिन साथ में उन चीज़ों को मैनेज भी तो करते चलना है, कंट्रोल भी करना। ऑफिसर्स एग्जिबिट बोथ रूल्स, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन भी दी, लोगों को डायरेक्ट भी करा, एंड ऑपरेशनल डिलीवरी, सर्विसेज की डिलीवरी भी करी। सो नाउ एग्जाम्पल वही अपना दिया, टीएन शेषान एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, शोड बोथ, उनका मैनेजरियल भी है, एथिकल लीडरशिप, दोनों में ही इज़ वेरी फेमस। लीडरशिप में एथिकल है, लीड कर रहे हैं, है ना, एक कमिश्नर होके पूरा इलेक्शन करा रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं साथ में। कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं, सो वाइल द डिस्टिंक्शन इज कंसेप्चुअली वैलिड, मानते हैं कि ये जो डिस्टिंक्शन है, कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि वैलिड है, लेकिन इफेक्टिव गवर्नेंस डिमांड क्या करता है, इंटीग्रेशन, दोनों का मिलाव ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको दोनों का क्या करना पड़ेगा, मिलाव करना पड़ेगा। Now the next question is, administrative law is recognized by its substances rather than its form. Comment, मतलब कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, मतलब जो भी लॉ है, नॉर्मल लॉ रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, उसको रिकॉग्नाइज उसके सब्सटेंस से किया जाता है, उसकी फॉर्म से नहीं।
उसमें है क्या, उससे किया जाता है, मतलब इस तरीके से कमेंट कीजिए। भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम प्रैक्टिकल नेसेसिटी रेदर दैन रिजिड फॉर्मलिज्म। वो आया है कि प्रैक्टिकली हमने देखा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तब हम इसको लेके आए हैं। रिजिड फॉर्मलिज्म के चलते नहीं आया, इसने प्रायोरिटाइज किया है पर्पस एंड इफेक्ट को ओवर द स्ट्रक्चरल फॉर्मेलिटी, बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। एक मिनट मैं देख लेती हूँ एक बार अच्छे से कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सो दैट हमें और अच्छे से समझ आए। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ये बेसिकली ऐसे ब्रांच ऑफ लॉ है जो कंट्रोल करता है एक्शंस एंड डिसीजन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स एंड डिपार्टमेंट्स का, कि वहाँ पे वही काम कैसे होगा, इस तरीके से क्या एक्शंस होंगे, क्या डिसीजन होंगे, और वो कैसे आया है प्रैक्टिकल नेसेसिटी। हमने देखा कि प्रैक्टिकली इस चीज़ की ज़रूरत है रेदर देन रिजिड फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म से हम इसको नहीं लेके आए हैं, रिजिड नहीं बनाना है चीज़ों को, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, पर्पस एंड इफेक्ट को लेके आना पड़ेगा ओवर द स्ट्रक्चरल फॉर्मेलिटी। सिर्फ स्ट्रक्चर तक नहीं सीमित रहना है, हमें चीज़ों को कराने के लिए क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चाहिए। जैसे कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट क्रिएट करती है बहुत सारे डिपार्टमेंट एंड बॉडीज़, है ना, और ये बॉडीज़ बहुत सारे डिसीजन लेते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। दैट्स इट, बेसिकल चीज़ थी। नाउ बॉडी में बात करते हैं। सबसे पहला सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, फोकस करता है मेनली फंक्शन पे कि किस तरीके से कोई काम होगा एंड क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का, नॉट जस्ट देयर लीगल फॉर्म। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्म में नहीं घुस रहा है वो बात कर रहा है कि क्या करना है फंक्शन एंड इम्पैक्ट क्या है उस चीज़ का। रिकॉग्नाइज करता है इनफॉर्मल मैकेनिज्म को, जैसे कि सर्कुलर्स, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन विद बाइंडिंग इफेक्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में क्या होता है, प्रॉपर ऐसे लॉ नहीं है कि भाई व्हाट वी कॉल कि ये पार्लियामेंट से पास होके आए हैं, नो, मतलब कुछ होते भी हैं। दीज आर जनरली इनफॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू भी आते हैं लॉ, जैसे कि सर्कुलर्स, गाइडलाइंस, लेकिन उनका बाइंडिंग इफेक्ट होता है। कोर्ट ऑफकोर्स एग्जामाइन करती है इंटेंट एंड इफेक्ट को, ये देखती है कि उस लाने का, आप कुछ लॉ लेके आए हो तो उसका कोई इंटेंट क्या है, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा, नॉट जस्ट टेक्निकल लीगलिटी, सिर्फ लॉ है ठीक है ये नहीं है। एम्पावर करती है डिस्क्रिशनरी पावर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट येट अंडर जुडिशियल रिव्यू। प्लस में ये लॉज क्या करते हैं, एक तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक सर्वेंट्स को, लेकिन ऑफकोर्स जुडिशियल रिव्यू के अंडर रह के। इंश्योर रूल ऑफ लॉ इवन इन फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क्स। रूल ऑफ लॉ तो ये करती है लेकिन एक फ्लेक्सिबल वे में। तो ये हमारा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसकी फॉर्म पे मत जाओ, इसके अंदर क्या है उस चीज़ की बात करो। तो इसके अंदर क्या क्या है कि ये फंक्शन इम्पैक्ट देख रही है, ये इनफॉर्मल मैकेनिज्म का यूज़ कर रही है, ठीक है, कोर्ट उसको एग्जामाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर दे रही है और रूल ऑफ लॉ भी इंश्योर कर रही है। एग्जाम्पल, इसके ऑफिस मेमोरेंडम्स होते हैं जिनको इशू DOPT करते हैं, आर नॉट एक्ट्स बट होल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वेट एंड इफेक्ट गवर्नेंस सिग्निफिकेंटली। वो एक्ट नहीं है, वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो गया है, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इशू करे हैं ऑफिस मेमोरेंडम्स की, ऑफिस में किस तरीके से बेसिक रूल्स क्या फॉलो करने हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप और देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी, जैसे RTI एक्ट है, ट्रिब्यूनल्स हैं, लोकपाल हैं, वो हमारी सब्सटेंटिव गवर्नेंस नीड से आए हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब वो ऐसे नहीं आए कि एक लॉ लेके आए एंड देन पॉलिसी डिज़ाइन नहीं करिए डेवलपमेंट के लिए। दीज आर दी थिंग्स दैट इमर्ज, कैसे आए हैं कि ये इमर्ज हुए हैं कि ज़रूरतें थी, ज़रूरतों को देख के, नीड्स को देख के। सुप्रीम कोर्ट ने मनिका गांधी केस में बोला था ब्रॉडन द प्रोसीजरल फेयरनेस, और ज़्यादा ब्रॉडन किया था कि हमें ये सिर्फ ये नहीं देखना है कि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लॉ को प्रोसीजरली फॉलो करना है ना, हमें सब्सटेंटिव जस्टिस पे ध्यान देना है। मैनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स गवर्न की फंक्शंस, बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो बहुत सारे की फंक्शंस करते हैं, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शंस, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, है ना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नॉट अ पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। एम्फेसिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, मेन फोकस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी रहे, पब्लिक इंटरेस्ट के काम हो बियॉन्ड लीगल कैटेगरी, सिर्फ लॉ लीगल नहीं होके करना हमें, जैसे कि इलेक्शन कमीशन का वही, दैट इज MCC, दो नॉट लॉ, वही मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लॉ नहीं है लेकिन इन्फोर्स किया जाता है लीगल सीरियसनेस के साथ। क्यों? क्योंकि उसका सब्सटेंसिव इंपॉर्टेंस, हमें पता है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब थिंग्स दैट आर नॉट लॉ बट आर इम्पॉर्टेंट, तो हम उनको इस तरीके से उनके सब्सटेंस से, मतलब फॉर्म इन द सेंस कि उसको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया लेकिन उसका इंपॉर्टेंस इतनी है, इसको हम इसीलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोला गया है। क्यों है हमने समझ लिया, क्या उसके अंदर रहता है हमने समझ लिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने देख लिया, एंड देन देयर इज एग्जाम्पल एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ होते हैं तो लैकिंग रिजिड स्ट्रक्चर, ऑफकोर्स वो रिजिड स्ट्रक्चर उसमें नहीं होता, वो इंश्योर करते हैं कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे सब्सटेंटिव डेमोक्रेटिक पर्पस के लिए,
और हम इवॉल्विंग गवर्नेंस की तरफ जाते रहें, ठीक है. सो इट इंश्योर द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज़ बीन ब्रांडेड बाय, इसको ब्रांडेड बना दिया है बहुत सारे स्कॉलर्स ने एज नियो टेलरिज्म, मतलब इसका नाम रख दिया गया है. इज इट जस्टिफाइड कंपैरिजन, क्या ये सही चीज़ है? व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एनपीएम, इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी चला क्यों गया? सबसे पहले देखते हैं एनपीएम क्या है ना. एनपीएम विद इट्स मैनी जर्नलिस्ट एथोज एंड एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, इसका मीन क्या था कि मैनेज कैसे करना है और एफिशिएंसी लानी है. उसको हम ऑफन कंपेयर किससे करते हैं? न्यू टेलर्स बाय क्रिटिक्स के थ्रू इसको किया जाता है कंपैरिजन में. सबसे पहले जस्टिफिकेशन, भैया क्यों न्यू टेलरिज्म का कंपैरिजन कर रहे हैं? वर्कफोर्स फ्रेगमेंटेशन, इसने एम्फेसिस करा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स, आउटपुट एंड परफॉर्मेंस मिरर्स पे, ठीक है. इसने मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ों को करो, आउटपुट पे ध्यान दो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो. सेम चीज़ आपके फ्रेडरिक टेलर ने भी बोली थी, ठीक है. ये फोकस करता है एफिशिएंसी एंड कंट्रोल पे, ठीक है. एनपीएम का क्या एम्फेसाइज है कि कॉस्ट कटिंग हो, कम पैसों में, टारगेटेड, मतलब जहाँ पे हमें करना है वहीं पे हम करें. ऑडिट कल्चर हो, ऑडिट मतलब उस चीज़ को चेक ऑन भी किया जाए, ठीक है, जो कि टेलर्स की ऑब्सेशन है, जैसे कि टाइम मोशन स्टडी, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि टारगेटेड का हो और टाइम और एफर्ट्स की वेस्टेज ना हो. सेम चीज़ ये भी बोली जा रही है, ठीक है. डी स्किलिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट, वो कहता है कि आउटसोर्सिंग करो एंड परफॉर्मेंस लिंक कॉन्ट्रैक्ट करो. मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हो तो उनको आउटसोर्स कर दो और परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट करो. मतलब क्या है कि देखो, परफॉर्मेंस से लिंक करके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ. रोल्स बिकम रूटीन एंड मॉनिटर, रोल्स ऐसे होने चाहिए जो रूटीन में हो और उनको मॉनिटर करते रहो. ऐसे रोल्स को आपको आउटसोर्स कर देना है, आउटसोर्स कर दो, ठीक है. एक्वाइंग टेलरिस्ट वर्क डिसिप्लिन, तो ये भी कहीं ना कहीं वर्क डिसिप्लिन की बात करी है इन्होंने. टॉप डाउन अकाउंटेबिलिटी, एनपीएम जो है वो ऑफन रिड्यूस करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन को. ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात नहीं करी, ज़्यादा इसने फोकस किस पे करा? कंट्रोल मैकेनिज्म पे रेदर देन डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट. और सेम हमारा टेलर भी ऐसा ही था. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं उठा के. पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया का, वो इंश्योर करता है कि स्ट्रिक्ट फंड फ्लो की मॉनिटरिंग होती रहे बट रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन. और उसने कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन को क्या कर दिया है? कम कर दिया है. पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पब्लिक का फाइनेंस, उसको मैनेज करने का एक सिस्टम है जो स्ट्रिक्ट फंड को मॉनिटर करता रहता है लेकिन ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन. एग्जाम्पल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एवोल्यूशन सिस्टम भी है इंडियन मिनिस्ट्रीज में, जो प्रमोट करता है आउटपुट मॉनिटरिंग की, कितना आउटपुट है. मैंने बताया ना परफॉर्मेंस अप्राइजल, वही, बट लिमिट्स ब्रॉडर सर्विस फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है ये, ठीक है. सो ये हमने देखा. तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज एनपी का. नाउ फैक्टर्स लीडिंग टू द डिक्लाइन. अब डिक्लाइन कैसे हुआ? सबसे पहले ओवर एम्फेसिस ऑन मार्केट मैकेनिज्म, इसने बहुत ज़्यादा ना मार्केट प्रो था ये, तो मार्केट के बारे में बात करता है, जैसे कि कॉस्ट एफिशिएंसी आनी चाहिए ओवर पब्लिक वैल्यू क्रिएशन. उसको मतलब नहीं है पब्लिक वैल्यू से, कोई मतलब नहीं है उसको, मतलब कि इस पर भी ये कॉस्ट कम है हमारी. क्रिएटेड फ्रेगमेंटेशन इन सर्विस डिलीवरी, इसने ना बहुत ज़्यादा तोड़ दिया चीज़ों को कि आउटसोर्स कर लो ऐसे करके. फेल टू एड्रेस द इनइक्विटी एक्सेस इन लॉन्ग टर्म पब्लिक वेलफेयर. लॉन्ग टर्म पब्लिक वेलफेयर, इनइक्विटी मतलब इक्विटी, इन सारी चीज़ों के बारे में, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात नहीं किया. एग्जाम्पल देखिए तो प्राइवेट आउटसोर्सिंग ऑफ सैनिटेशन अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन फेस्ड बैकलैश ड्यू टू द लैक ऑफ इंक्लूसिविटी. ऐसे प्राइवेट ने बेसिकली, हमने क्या किया था जब हम ये स्मार्ट सिटी मिशन लेके आए थे ना, तो हमने क्या करा था, जो सैनिटेशन का जिम्मा था वो हमने गवर्नमेंट को छोड़ के, गवर्नमेंट पैसे दे देगी, प्राइवेट से कराने की बात करी, लेकिन उसने क्या हुआ, उससे इंक्लूसिविटी आई, लैक ऑफ इंक्लूसिविटी हुई, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. ये कहता है कि जो मार्जिनलाइज्ड सिटीजन वॉइस है, पार्टिसिपेशन है इन फेवर ऑफ कंज्यूमरिज्म, क्या है? लैक ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है उस चीज़ में, मार्जिनलाइज कर दिया है, छोटा कर दिया सिटीजन की वॉइस को, पार्टिसिपेशन को इन फेवर ऑफ कंज्यूमरिज्म कम कर दिया, छोटा कर दिया है. इसने ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया बिकॉज आउटसोर्स हो गया गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट से अब सिटीजन क्वेश्चन करेगा तो भी उसके पास आंसर नहीं है. अंडरमाइन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, और डिसीजन मेकिंग पे सच कोई बात नहीं करी है, तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर. एग्जाम्पल देख लीजिए. कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए हेल्थ सर्विसेज के अंडर द एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, तो उसमें डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है. अकाउंटेबिलिटी टू लोकल हेल्थ कमिटीज़ को कोई अकाउंटेबल होगा ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी गिर जाएगी. नाउ इन कंपेटिबिलिटी विद डेवलपिंग कंट्रीज, एज्यूम वेस्टर्न ब्यूरोक्रेटिक मैच्योरिटी नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग नेशंस विद कैपेसिटी डेफिसिट.
तो वो कह रहा है कि अगर हम वेस्टर्न ब्यूरोक्रेटिक मैच्योरिटी के हिसाब से देखें ना, तो वो कहता है कि वो सूटेबल है ही नहीं डेवलपिंग नेशंस में, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी डेफिसिट है, पर्सनल्स इतने अच्छे से ट्रेन ही नहीं है, लेड टू इश्यूज इन कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, इक्विटी में सर्विस की क्वालिटी गिर जाती है, फिर नेग्लेक्टेड लोकल सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। प्लस में इसने, बिकॉज ये क्या है, वही वाली बात है, जितने भी जनरली डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं, वन ऑफ इट इज़ NPM, दे हैव केम फ्रॉम वेयर, वेस्ट से आए हैं, एंड उन्होंने हमारे सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा है। अगेंस्ट द रिजिड रिक्स हो गया ना, रिक्स कहता है कि कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए वो चीज़ रेलेवेंट नहीं रही। एग्जाम्पल PPPs जो है, अगर हम एजुकेशन इंडिया में ले आते हैं, तो उसने फाल्टर कर दिया ड्यू टू पुअर रेगुलेशन अच्छी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है लोगों के पास, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। हम अच्छा दे तो दें, ठीक है, लेकिन हम क्या उसको मॉनिटर कर पाएंगे? मॉनिटरिंग ही अच्छे से नहीं हो पाएगी, मिसयूज हो सकता है। राइज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लाइक NPG एंड डिजिटल एरा गवर्नेंस। प्लस में और क्यों गिरा ये? क्योंकि इससे बेहतरीन मॉडल्स आ गए ना, NPG जैसे न्यू पब्लिक गवर्नेंस, जिसका मेन फोकस है नेटवर्क बेस्ड पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच। इस पर वो ज़्यादा पार्टिसिपेटरी, वो ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहा है, ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर रहा है। डिजिटल गवर्नेंस ने एम्फेसाइज करा सिटीजन सेंट्रिटी। डिजिटल गवर्नेंस से जो है हर एक चीज़ डिजिटल, एक सिटीजन को बहुत ज़्यादा एम्पावर करा डिजिटल गवर्नेंस ने। रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी लाइक आप देख सकते हो, सरपास कर दिया NPM के मैकेनिस्टिक अप्रोच को, ठीक है, आउटसोर्सिंग वगैरह नहीं करनी है, अब तो हर चीज़ डिजिटली हो सकती है ना, ऑटोमेशन के थ्रू हो सकती है रेगुलर काम, और वो भी बिना किसी ह्यूमन एरर के। अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाएगी, गलतियाँ भी कम होंगी, इफेक्टिवनेस भी आएगा। एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया जो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरएक्टिव गवर्नेंस को, ठीक है। मूविंग बियॉन्ड NPM's हेरार्कियल लॉजिक, तो हेरार्की पे नहीं जीते हैं, जैसे NPM कह रहा था हेरार्की होनी चाहिए, टॉप डाउन था बिल्कुल इसके अप्रोच, नहीं, वो हमारे काफ़ी कैसे हो गए, ये चीज़ इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया चीज़ों का। कंक्लूड करें तो वाइल NPM ने इंट्रोड्यूस करा मैनेजर रिफॉर्म्स, अच्छे मैनेजर रिफॉर्म्स भी वो लेके आया, जिसकी आउटसोर्सिंग हम कह नहीं कर सकते कंप्लीटली गलत है, PPP कंप्लीटली गलत है, ऐसा नहीं है। इट्स टेलरिस्ट लिमिटेशंस, लेकिन वही वाली बात है, जो टेलर की लिमिटेशन थी वही इसकी भी है। एंड कंटेक्स्ट फेलियर, प्लस में वो हमारे सोसाइटी के साथ उतना घुल मिल पाया है, नेसेसिटेड, इसी वजह से नेसेसरी ऑफ कि हमने शिफ्ट करा टुवर्ड पार्टिसिपेटरी एडेप्टिव गवर्नेंस मॉडल। हम ज़्यादा बेहतर क्या लेके आए, हम NPM से गए NPG की तरफ, ठीक है, NPG की तरफ गए बिकॉज ऑफ दैट थिंग। Now the next and the last question is Abraham Maslow's की hierarchy of needs and Frederick Herzberg की टू फैक्टर थ्योरी है, जिनकी कॉम्युनलिटीज हैं द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। दो थिंकर हैं, दोनों की अपनी अपनी हायरार्की वो है, थ्योरी है, इसकी हायरार्की ऑफ नीड है, फ्रेडरिक हेर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, और दोनों में कुछ ना कुछ कॉम्युनलिटीज़ है, आपको इसके बारे में बताना है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड एंड हेर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी ऑफर क्रिटिकल इंसाइट देती है, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली इंसाइट देती है ह्यूमन मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, कि ह्यूमन किस तरीके से मोटिवेट होता है और क्या ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, फिर अगर वो मोटिवेटेड है तो उसका प्रति क्या बिहेवियर होगा, एवरीथिंग। सबसे पहले कम्युनलिटीज़ क्या है, इन दोनों का फोकस है इंटरनल साइकोलॉजिकल नीड्स पे एज अ फाउंडेशन ऑफ मोटिवेशन। अंदर की जो भी एक इंसान की नीड होती है ना, ज़रूरतें, उनको इन्होंने समझा है। मैस्लो ने बताया है लोअर लेवल नीड्स, इसके फिजियोलॉजिकल, दिस इज जनरली टॉक अबाउट सेफ्टी एंड देन सेफ्टी, वो अलाइन करती हैं हर्जबर्ग की हाइजीन फैक्टर से, कि पे एंड जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। मैस्लो के जो हायर लेवल नीड्स हैं वहीं पे वो बात करती है एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, है ना, हाई लेवल नीड्स पे क्या था कि एस्टीम हो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो कॉरस्पॉन्ड करती है हर्जबर्ग के मोटिवेटर्स सच एज रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट के साथ करती है। दोनों का मतलब बता रखा है। एंड बोथ का जो एम्फेसिस है वो कि मेयर एब्सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, कि कम से कम डिससेटिस्फेक्शन हो, डज नॉट लेड टू सेटिस्फेक्शन, ठीक है। वो कहता है कि मेयर एब्सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन डज नॉट लेड टू सेटिस्फेक्शन, अच्छा सॉरी, वो ये कहता है कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उसके लिए आपको पॉजिटिव मोटिवेटर्स चाहिए, ठीक है। एक तो होता है कि इंसान डिससेटिस्फाइड है, एक इंसान क्या है, सेटिस्फाइड है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई डिससेटिस्फाइड है डजंट मीन्स कि वो सेटिस्फाइड है, या फिर जहाँ डिससेटिस्फेक्शन नहीं है ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे सेटिस्फेक्शन है कम्प्लीटली। स्ट्रेस क्या है जॉब डिज़ाइन पे, रिकॉग्निशन पे, ग्रोथ पे, ये जो कुछ चीज़ें हैं,
सो दैट सस्टेन एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, कि लॉन्ग टर्म तक वो उसकी परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन अच्छी रहे। तो उन्होंने ऐसी चीज़ों पे काम किया है। एग्जाम्पल, इंडियन सिविल सर्विसेज में इंट्रोडक्शन हुआ था परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का, हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं अलाइन करता है हर्ट्जबर्ग के मोटिवेटर्स एंड मैस्लो की स्टीम नीड से। भाई मैं अच्छा काम करूँगा मुझे ज़्यादा मिलेगा, इट्स लाइक अ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। या मुझे लाइक होता है ना, लाइक उसमें होता है, लाइक आर्मी में होता है, अवार्ड दिए जा रहे हैं क्योंकि आपने बेहतरीन काम किया तो आपको अवार्ड आप डिज़र्व करते हो। सो उससे क्या होता है, एक स्टीम बनता है इंडिविजुअल का, और वो और ज़्यादा अच्छे से उस काम को करने की कोशिश करता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इनसाइट क्या है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने हेल्प करा डिज़ाइन करने में एम्प्लॉय सेंटरिंग पॉलिसीज़ एंड ब्यूरोक्रेसीज, कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय को सेंटर में रख के ऐसी पॉलिसीज़ बनाए ब्यूरोक्रेसी के लिए। इन्होंने हेल्प करी क्राफ्टिंग नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, अभी तक जो ध्यान था वो सिर्फ और सिर्फ मनी पे था, तो इन्होंने जो ध्यान है, जो फोकस है, उसको शिफ्ट करा, सच एज ट्रेनिंग पे दिया, रिकॉग्निशन, करियर एडवांसमेंट, ऑफर इंसाइट इनटू एड्रेसिंग लो मोरल, इन्होंने इंसाइट दी कि कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं लो मोरल को, जॉब बर्नआउट, कि लोग भाग भाग छोड़ के जा रहे हैं इन पब्लिक सेक्टर में स्पेसिफिकली। बहुत से लोग हैं जो रिज़ाइन भी करते हैं वॉलंटरी, है ना, और बहुत से लोग हैं जो काम ही नहीं करते हैं कि लो मोरल है, तो उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। रेलेवेंट ऑफकोर्स HRM रिफॉर्म्स के लिए हम लिंक कर सकते हैं नीड फुलफिलमेंट को विद एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि हम उनकी नीड भी फुलफिल होती रहेगी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी एफिशिएंसी आती रहेगी, तो उस चीज़ को लिंक किया। कैन सपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी बाय अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशनल ड्राइवर्स ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स। प्लस में अगर हम फ्रंटलाइन जो वर्कर हैं, अगर हम उनकी मोटिवेशनल ड्राइव्स को समझ जाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, जो सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी है उसको बेटर कर सकते हैं। अरे एक इंसान जो लाइफ में खुद ही खुश नहीं है, वो दूसरे को रख पाएगा? तो सेम हियर, जो खुद ही गिरा हुआ है बिल्कुल, उसको कोई काम नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, तो वो दूसरों को कैसे करेगा? सो यू हैव टू, इट्स मतलब दीज बेसिकली जो ये थ्योरी हैं दोनों ये बात करती हैं ऑर्गेनाइजेशन। सो जनरली जो ये थ्योरीज है ना, ये इस हायरार्की के अंदर बैठे हुए इंडिविजुअल्स को के मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। अगर वो मोटिवेट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिलीवरी ऑफ द सर्विस है, जो क्वालिटी है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, प्रजर्वेंस है, वो सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा इन द पब्लिक सर्विसेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, मिशन कर्मयोगी जो है उसका मेन एम्फेसिस किस चीज़ पे, कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ग्रोथ हो, रिकॉग्निशन मिले एंड रिफ्लेक्टिंग बोथ मैस्लोज, इन दोनों को ही ये रिफ्लेक्ट करती है मिशन कर्मयोगी। बहुत सारी एग्जाम्पल्स में आ चुका है अब तक, सो आई थिंक याद हो ही जाना चाहिए था। नाउ कंक्लूड अगर हम करें तो मैस्लो हर्ट्जबर्ग दो डिस्टिंक्ट, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, डिस्टिंक्ट भी है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेमवर्क देती है जो कि इन्हेंस करता है पब्लिक वर्कफोर्स की मोटिवेशन को। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली फ्रेमवर्क देती हैं जो इन्हेंस करेगा पब्लिक वर्कफोर्स की मोटिवेशन को एक स्ट्रक्चर एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस के थ्रू। ठीक है, और अगर वो बेटर होंगे सो इट विल ऑब्वियसली लेड टू द बेटर सर्विस डिलीवरी, सिटीजन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस खुद आएगी, है ना, खुद काम करेंगे वो आगे से बढ़ के। दैट इज़ इट।